सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। देन गाइस, जैसा कि हमारा फिक्स्ड है कि हम 4 जो क्वेश्चन पेपर हैं, 4 जो सेशन है वो बायो के करते हैं। उसके बाद 5th जो हमारा सेशन रहता है वो केमिस्ट्री का रहता है। तो आज हम केमिस्ट्री का सेकंड सेशन करने वाले हैं और ओवरऑल हमारा 10th सेशन है। बाकी के 9 सेशन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं जो कि आपके नीट 21 के एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो बात करते हैं और शुरू करते हैं आज के हमारे इस सेशन को और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देन गाइस, केमिस्ट्री का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि TeCl4 पर क्या लागू नहीं होता, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपको गलत दी गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, इन चारों में से A, B, C और D में से स्टेटमेंट कौन सी गलत है ये आपको बतानी है। देन गाइज, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सेकंड जो स्टेटमेंट दी गई है कि आपका इसका जो आकार है वो चतुष्फलकीय है, वो बिल्कुल ही गलत है। इसका आकार चतुष्फलकीय नहीं होता क्योंकि जो TeCl4 है इसमें 4 बंद युग्म होते हैं और 1 एकाकी युग्म होता है। ठीक है, 4 जो होते हैं इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा इसका जो आकार होता है वो CS4 जैसा होता है, यानी कि सीसा यानी कि डेकुली जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिया गया है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित धातुओं को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है डेंसिटी के बेसिस पे। तो सबसे पहले इसमें आपकी आएगी क्षारीय धातुएं, उसके बाद क्षारीय मृदा धातुएं आएगी और उसके बाद आपके संक्रमण धातुएं आ जाएगी। यानी कि इनका जो ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसमें अधिकतम कोण विकृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन? देखिए, इसमें मैंने थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उनको पिक किया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। तो यहां अगर बात की जाए साइक्लोप्रोपेन, बिल्कुल राइट होगा। साइक्लोप्रोपेन में जो कोण विकृति है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद जो साइक्लोब्यूटेन में होती है, साइक्लोप्रोपेन के बाद आपकी साइक्लोब्यूटेन आ जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो साइक्लोब्यूटेन होगा, लेकिन फर्स्ट पर साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तापमान पर हीलियम गैस का वर्ण माध्य मूल वेग 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथेन अणु के वर्ग माध्य मूल वेग के समान होता है? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हीलियम गैस बिकम्स द सेम एज दैट ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द टेम्परेचर इज 300 केल्विन, 450 केल्विन, 150 केल्विन या फिर 1200 केल्विन। तो ये पूरे के पूरे एक मतलब फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ठीक है, जो कि फॉर्मूला आपका होता है √3RT डिवाइड बाय 4G/मोल। इस फॉर्मूले से इस पूरे को निकाला जाएगा और इस पूरे को अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 150 के। 150 के हमारा जो है वो आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अणुसूत्र C4H80 के साथ H8O के साथ कितने चक्रीय एल्कोहल संभव है? हाउ मेनी साइक्लिक एल्कोहल्स आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। 4 यहां पर संभव है। कौन कौन से, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इसके अलावा 4th में यहाँ पर बना देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। ये लीजिए, ये 4 आपके यहाँ पर संभव हो गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
यहाँ पर एस तृप्ति की जो मात्रा है वो 1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड एक प्रबल ऑक्सीकारक है? विच ऑफ द ऑक्सीडाइज इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा। PbO2 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सल्फेमिक अम्ल का सूत्र क्या है? द फॉर्मूला ऑफ सल्फेमिक एसिड इज। तो नॉर्मल आपको फॉर्मूला बताना है सल्फेमिक एसिड का। ठीक है, तो इसका सूत्र होगा आपका ऑप्शन नंबर सी NH2SO2OH। NH2SO2OH जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में HI की सहायता से एक हेलो एल्केन को एक एल्केन में अपचायित किया जा सकता है। तो लाल फॉस्फोरस क्या करता है ये आपको बताना है। A halo alkane can be reduced to an alkyne with the help of HI in presence of red phosphorus. Red phosphorus is। तो गाइस जो लाल फॉस्फोरस है वो HI का जो उपयोग है, लाल फॉस्फोरस का जो उपयोग है वो HI के पुनर्जनन के लिए किया जाता है। ठीक है, रीजनरेट के लिए, HI के रीजनरेट के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? चलिए, तो जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो कि इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इन सब की PDF आपको मिल जाएगी। कैरोस अम्ल में सल्फर की संकरण अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एंड ऑक्सीडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड? सबसे पहले जो कैरो एसिड होता है उसका अम्ल कौन सा होता है? तो वो होता है H2SO5। H2SO5 होता है। और इसकी संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आप बता दीजिए कि किस प्रकार होता है। H यहाँ पर 2 होते हैं, S यहाँ पर 5 होते हैं, S 1 होता है और O यहाँ पर 5 होते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, H जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ SOS के साथ जुड़ा रहता है, उसके बाद और जो O रहता है वो S के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर रहता है। और सल्फर की जो संकर अवस्था होती है उसमें sp3 रहता है और इसकी ऑक्सीकरण जो होती है, संख्या होती है वो +6 होती है। तो इसके बेसिस पे इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका आंसर रह जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की प्रथम उत्तेजित अवस्था और तलस्थ स्तर की कक्षा के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? The ratio of orbit of first excited state of electron to the area of orbit or ground level for hydrogen atom will be 16:1, 4:1, 8:1 या फिर 2:1? तो यहाँ पर इसकी जो अवस्था होगी वो 16:1 हो जाएगी। क्या होगा? रेशो 16:1 होगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रोपेनॉल को प्रोपेन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला अभिकर्मक है। रिएजेंट यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपेनॉल इनटू प्रोपेन इज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। A, B, C एंड D में से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। उच्चतम बंध ऊर्जा वाला बंध है। द बॉन्ड हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड O या फिर P डबल बॉन्ड N?
बताइए जी, ए बी सी एंड डी में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी वाला बॉन्ड कह दीजिए या फिर हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी कह दीजिए, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रमण धातु यौगिकों में रंग किसके कारण होता है? कलर इन ट्रांजिशन, मेटल कंपाउंड्स इन एट्रीब्यूटेड टू, स्मॉल साइज मेटल आयंस, एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट इन यूवी रीजन, कंप्लीट NH सबशेल्स या फिर इनकम्प्लीट N1D सबशेल। देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनकम्प्लीट N1D सबशेल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कैनिज़ारो अभिक्रिया निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? कैनिज़ारो रिएक्शन इज गिवन बाय, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैनिजन रिएक्शन जो है वो इसके द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, संकुल पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्वेडेंट में प्रति अणु पोटेशियम परमाणुओं की संख्या और केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजन संख्या क्रमशः कितनी है? इन द कॉम्प्लेक्स पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल्वेडेंट, the number of potassium atoms per molecule and the coordination number of central metal ion are respectively. तो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा, 5 और 6। 5 और 6 जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को एक साथ मिश्रित किया जाता है तो उनके बीच H बंध निर्मित होते हैं। इस प्रकार का द्रव युग्म क्या प्रदर्शित करता है? When acetone and chloroform are mixed together, H bonding takes place between them, such a liquid pair shows. तो ये शो करते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, यानी कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेनॉल्ड्स लॉ। जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों को एक साथ मिक्स किया जाता है ना, तो उनके बीच H बंध का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें X आपसे पूछा गया है कि इसका क्या होगा। इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि X यहां पर क्या होगा। तो यहां पर जो X है वो CH2N2 भी हो सकता है, इसके अलावा CH3OH भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोनी अपघटन पर रेखीय पॉलीइन एसिटैल्डिहाइड के 2 मोल और प्रोपेनडाइएनील का 1 मोल देता है, तो रैखिक पॉलीन क्या होगा, यह आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर एल्केडाइन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एक अनुपयुक्त विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत सोल कणों की गति को क्या कहा जाता है? द मूवमेंट ऑफ सोल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडिपोजिशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक लेड संचालक बैटरी को निर्वोषित किया जाता है तो क्या होता है? व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज देन
अच्छा, डिस्चार्ज को हिंदी में निरावेशित कहते हैं का? वाह यार, क्या हिंदी है। निरावेशित, मेरा फ़ोन निरावेशित हो गया है, कृपया इसको वेशित पे लगा दिया जाए। सही है। चलिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपभोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कंज्यूम्ड। देखिए, मैं इसकी एक कहानी बताता हूँ, ठीक है, सुनिएगा। कि हमें बोला जाता है कि जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल को कभी भी, जब मोबाइल 0% हो जाए तब चार्ज नहीं लगाया जाता चाहिए। यानी कि जब आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो 10 से 15% हो जाए ना, 10 से 15% कम हो जाती है, उसके बाद उसमें से जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो निकलना, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, वो उससे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको बैटरी को भी नुकसान पहुंचाता है और आपके मोबाइल को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए हमारा जो फ़ोन है वो 10 से 15% हो जाता है, तब हमें सिग्नल भी मिलता है कि कृपया जल्द से जल्द इसको चार्ज पे लगा दिया जाए। इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि 10 से 15% के बाद ये एक एसिड रिलीज़ करने लगता है, जो कि हमारी बैटरी को भी नुकसान पहुँचाता है और हमारे मोबाइल फ़ोन को भी नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, तो इसी वजह से बोला गया है कि एक लेड स्टोरेज बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को कंज्यूम करती है, उसका उपभोग किया जाता है। ठीक है, ये इसी पर डिपेंडेंट है क्वेश्चन। क्लियर होगा? चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा? एक बार यार इन क्वेश्चंस को ना आप उसमें ऐप में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी इन क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा, ये आपको बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फ्रॉम इंट्रामोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड? एसीटोन, नाइट्रोएथेन, 2,3 पेंटेड आयोन या फिर बेंजिल योहड? तो 2,3 पेंटेड आयोन जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन लास्ट नहीं है क्वेश्चन शायद, चलिए देख लेते हैं। एन ब्यूटेन के किस स्वरूपण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है? विच ऑफ द कंफॉर्म्स ऑफ एन ब्यूटेन हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? तो बताइए। तो पूर्णताग्रस्त यानी कि फुल्ली एक्सप्लीज जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, एटीपी के बारे में आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सा होगा? ये तो आप इजीली बता देंगे, एटीपी के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से ही पता होगा। तो सी जो बोला गया है इसमें कि एंजाइम उत्प्रेरक जज अपघटन एटीपी से एडीपी और एमपी ऊर्जा के अवशोषण के साथ होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये ऊर्जा के अवशोषण के साथ नहीं होता, ऊर्जा के मुक्त होने के साथ होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो दी गई है वो गलत हो जाएगी। सो गाइस, ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन है वो काफ़ी हद तक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टोटल 23 क्वेश्चंस थे, आउट ऑफ 23 आपका स्कोर क्या रहा उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी शाम तक। ठीक है गाइज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।